अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ कफ़ील कासिम। और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि कंपेटिटिव एग्ज़ाम के अंदर एक बंदे को अपीयर क्यों होना चाहिए। कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स असल में हैं क्या, पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर पीएमएस और पाकिस्तान के लेवल का एग्ज़ाम सीएसएस का मतलब क्या है, इसके सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, इसकी तैयारी के अंदर एक बंदे को किस किस डोमेन के अंदर पढ़ना चाहिए, बुक रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, पेपर अटैम्प्ट, और ये जो जितनी भी टेक्निक्स हैं इनकी वजह से एक एग्ज़ाम बंदे को इस काबिल बना सकता है कि वो क्लियर कर जाए। इसके ऊपर आज से हमारी बातें होना शुरू होंगी। सो स्टार्ट करते हैं जी। कि सबसे पहली बात तो ये है कि सीएसएस में है क्या। सीएसएस एक ऐसा एग्ज़ाम है, पाकिस्तान का टॉप लेवल एग्ज़ाम है, जिसके अंदर जो मुल्क की क्रीम है उसको इकट्ठा किया जाता है ताकि वो जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाए। पॉलिसी बनाने वाले लोग पॉलिटिशियंस होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स उनकी हेल्प करते हैं। फिर पॉलिसी फॉर्मेशन के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ब्यूरोक्रेसी के ज़िम्मे आती है। ये जितने भी सीएसपी ऑफिसर्स होते हैं, इनका काम होता है कि ये जो ऑलरेडी मेड पॉलिसीज़ होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, इफ्स एंड बट्स देखते हैं, फिर उसके बाद रिपोर्ट करते हैं, और इस तरह मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स उसमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब इस एग्ज़ाम में 12 पेपर जनाब लिए जाते हैं। हर साल पेपर 12, 13, 14 फरवरी से शुरू हो जाते हैं और 6 दिन के अंदर 12 पेपर हो जाते हैं। इसमें एक दिन में 2 पेपर होते हैं और बड़ी हेक्टिक रूटीन सी बनती है। और एक बंदे को ये वो परफेक्ट एग्ज़ाम है जिसको हम एग्ज़ाम बोलते हैं, जिसके बारे में मेरी सोच ये होती है कि यार ना वाकई एक बंदे को तैयार करवाया जाता है पूरा साल या 2 साल, और फिर उसकी एबिलिटीज़ को चेक किया जाता है विद इन 3 to 4 आवर्स। रोज़ 2 दफ़ा पेपर लेंगे तो 6 घंटे बंदे को बैठ के ना जो अपनी साल भर की तैयारी होगी, जिसमें उसने क्रैमिंग नहीं की होगी, जिसमें उसने मुख्तलिफ़ चीज़ों को सोचा होगा, जिसमें उसने चीज़ों को एनालाइज़ किया होगा, जिसमें उसने कन्वर्सेट किया होगा मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, जिस तैयारी के अंदर उसने अपने आप को किसी हद तक डॉगमेटिक किस्म का बंदा बनाने की कोशिश की होगी, जिसके अंदर उसने रोज़ एनालिसिस लोग चीज़ों की करने की कोशिश की होगी, जिसमें ऐसी तैयारी जिसके अंदर उसने न्यूज़पेपर को सिर्फ वर्ड्स की सूरत में नहीं पढ़ा होगा बल्कि न्यूज़पेपर को समझने की कोशिश की होगी। ये वो तैयारी होगी साल 2 साल की जिसके अंदर उसने पाकिस्तान स्टडी को प्रॉपर्ली समझ के पढ़ा होगा, जिसको हम तकरीबन 12-14 साल तक स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं और कभी भी समझने की कोशिश नहीं करते। हमें कभी भी पता नहीं होता कि हमारे जो किताबें हैं उनके अंदर लिखे हुए सर सैयद अहमद ख़ान, कायद आज़म, अल्लामा इकबाल, चौधरी रहमत अली, इनकी जो सर्विसेज हैं उनका मकसद क्या था, इनको पढ़ने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है। पाकिस्तान स्टडीज़ को हमें 12 साल तक पढ़ाया जाता है, उसकी क्या वजह पड़ी है। इसमें मास्टर्स की डिग्री प्रोवाइड की जाती है, पढ़ाया जाता है, लोगों की पीएचडी करवाई जाती है। तो इसका मकसद क्या है हमें कोई अंदाज़ा नहीं। हमें तो सिर्फ इतना पता होता है कि यार हमने साइंस की डिग्री लेनी है और साइंस की डिग्री लेने के बाद एक अच्छी जॉब मिल जाएगी और दैट्स ऑल। हम इस्लामियात को, पाकिस्तान स्टडीज़ को, उर्दू को, जो हमारी अपनी किताबें हैं उनके ऊपर तो हम कभी भी इस कदर पढ़ने की कोशिश नहीं करते। सीएसएस की तैयारी वो तैयारी है जो इंसान को असल में वो वाली चीज़ें बताती है जिसको उसने यूज़लेस समझा हुआ होता है, बताती है कि नहीं भाई ये यूज़लेस नहीं है, इनको प्रॉपरली अगर आप पढ़ के लेके जाओगे, समझ के लेके जाओगे, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये आपको फ्यूचर में, आपकी जनरेशन्स को फ्यूचर के अंदर बहुत काम आएंगी। आप अपनी हिस्ट्री से ही अपनी जो फ्यूचर है उसको ठीक कर सकते हो, आप अपनी गलतियों से ही अपने फ्यूचर को सुधार सकते हो, अपने प्रेजेंट को सुधार सकते हो। तो ये वो वाली सारी तैयारी होगी। अब सेकंड क्वेश्चन इस कि एक बंदे को सीएसएस क्यों करना चाहिए। साइमन सिनेक कहते हैं हर बंदे के पास ना कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसको पता होता है कि स्टार्ट विद वाई किताब का नाम है, साइमन सिनेक ने लिखी है। उसमें वो वाई वर्ड की इंपॉर्टेंस बताते हुए कहते हैं कि यार हर बंदे को पता होता है कि काम है ना एक उससे कैसे करना है। मसलन एक पेपर ही देना है तो उसे पता है कि यार मैंने पेपर कैसे देना है, पेपर की मैंने तैयारी कैसे करनी है। उसे 99% चांस होता है ये नहीं पता होता उसने पेपर क्यों देना है। अगर बंदों को जो भी उन्होंने गोल सेट किया हुआ है और उसमें वो परसिस्टेंट हो, उनका डिटरमिन्ड हो, अगर उनको ये बात पता चल जाए ना कि यार ये हमने काम करना है तो क्यों करना है,
तो फिर उनको उसमें मज़ा आना शुरू हो जाएगा, उनके कलेजे को ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी, और वो जो ठंड होगी वो बंदे को सेटिस्फाई करेगी, और उस सेटिस्फेक्शन के बाद बंदा जो तैयारी करेगा, बंदा अपने अंदर खामियों को सुधारने की कोशिश करेगा, अपनी खूबियों को बताने की कोशिश करेगा, अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। उसे पता होगा कि कौन कौन सी चीज़ें बंदों को फेल करवाती हैं, और ये वाली जो फेल करवाने वाली चीज़ें वो मुझसे ख़त्म होनी चाहिए। वो हर दफ़ा हत्तुल इम्कान की कोशिश करेगा। इस सारी तैयारी के बावजूद भी अगर वो फेल हो जाता है तो वो सिर्फ एलोकेट नहीं होगा, बाकी सब किस्म की जितनी भी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ होंगी वो सीख चुका होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर इतनी पावर मौजूद नहीं है कि वो पब्लिक सेक्टर के अंदर पढ़े हुए बच्चों को इतनी जल्दी उनके माइंड्स को एनालिटिकल बना रहे हों, एनालिटिकल माइंड्स प्रोड्यूस कर रहे हों या क्रिएटिव माइंड्स प्रोड्यूस कर रहे हों, जो कि कंपैरेटिव एग्ज़ाम के पेपर्स में फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर बैठे हैं और वो क्लियर कर जाएं। उनको एक दो अटैम्प्ट तो यही समझने में लग जाती है कि यार ये गाइडेंस हम किधर से लेंगे, इसको समझना कैसे है, इसका पेपर कैसा होगा। ये वही वाला पेपर नहीं है जिसमें 20 नंबर का सवाल है ना, हमने 6-7 सफ़े भर के आ जाना तो बाद में क्या रिजल्ट निकलेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ऑप्शनल के अंदर सिर्फ इस वजह से फेल हो जाते हैं कि उन्होंने सफ़े तो भर के आए हैं, नॉलेज तो पूरा लिख के हैं, मगर वो इरेलीवेंट नहीं लिखेंगे। अब मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो कंपटीशन का एग्ज़ाम है उसके अंदर अगर लेटेस्ट जो CSS 2020 था उसके अंदर 38,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, ऑलमोस्ट 20 to 24,000 अपीयर हुए होंगे। अब इस रेशो के अंदर से जो पास होंगे वो 600, 700 या ऑलमोस्ट 900 तक हो जाएंगे, क्योंकि 10,000 में से 500 बच्चे पास हो रहे थे, 20,000 में से 1,000 हो जाएगा। तो let's keep this discussion aside and concentrate on the basic topic that how we can actually nail this hurdle. CSS को हम पास कैसे कर सकते हैं, सब बंदों को पता है कि इसमें जो मेन सब्जेक्ट फेल करवाता है वो इंग्लिश है। अब इंग्लिश फेल क्यों होता है? क्योंकि पहली क्लास से लेकर 16वीं क्लास तक हमें जिधर भी अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, जिस सब्जेक्ट के अंदर भी हमें इंग्लिश लैंग्वेज मिलती है, हम इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर फोकस ही नहीं करते। हम 12वीं तक इंग्लिश पढ़ते हैं ताकि पास हो जाए। 3rd ईयर में यूनिवर्सिटी क्लासेस में हायर एजुकेशन के अंदर जा कहते हैं मैं साइंस के सब्जेक्ट में अंग्रेज़ी की वक़्त कोई नहीं। कॉमन कॉन्सेप्ट है, जर्नलाइज्ड बात है कि जी अंग्रेज़ी की वक़्त ही कोई नहीं। इफ़ इंग्लिश इज़ नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, इज़ नॉट दैट मच वर्दी, तो फिर भाई सारी किताबें अंग्रेज़ी में क्यों हैं, सारे पेपर अंग्रेज़ी में क्यों लिए जाते हैं, सारे इंटरव्यूज़ के अंदर अंग्रेज़ी क्यों पूछी जाती है। ये वो वाली कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन जो है ना वो मिस्टेक्स हैं जो हमारे माइंड में, हमारी सोसाइटी के अंदर पेनिट्रेट कर चुकी हैं और इनको निकालना बड़ा औखा है। अब हर बंदा जो कंपटीशन के एग्ज़ाम के अंदर बैठता ना, वो अक्सर व बेशतर अंग्रेज़ी को उसी स्टैंडर्ड का ले रहा होता है जिस स्टैंडर्ड का उसने 16 साल पढ़ी होती। टॉप क्लास अंग्रेज़ी है, कभी किसी साइंस के सब्जेक्ट के उस्ताद ने कभी कोई गलतियां नहीं निकाली, कभी कोई टेंस की गलतियां नहीं निकाली, इतनी अंग्रेज़ी मैटर ही नहीं करती जी। रिजल्ट क्या निकलता है? पहली अटैम्प्ट अंग्रेज़ी फेल, दूसरी अटैम्प्ट अंग्रेज़ी फेल, तीसरी अटैम्प्ट अंग्रेज़ी फेल, अटैम्प्ट्स पूरी होगी। अब अंग्रेज़ी को पास करने के लिए अंग्रेज़ी एक बहुत बड़ी हर्डल है, इंग्लिश एक बहुत बड़ी हर्डल है। इसको पास करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। हमें बेसिक्स, हमारी बेसिक्स ठीक होनी चाहिए। वो हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर लें, उनको अपना टीचर बना लें, हम एक उस्ताद के पास चले जाएं कि सर हमें ये बता दें, हम एक एकेडमी में चले जाएं कि सर हमें हमारी अंग्रेज़ी ठीक करवा दें। 16 साल पढ़ लिया है, 6-7 महीने अंग्रेज़ी के ऊपर इन्वेस्ट कर लें, ठीक हो जाएगी। अब इंग्लिश ऐसे इज़ समथिंग एल्स। कंपोजिशन तो चलो आपकी प्रैक्टिस से, डेली ट्रांसलेशन करने से, रीडिंग से, राइटिंग से, इडियम्स को याद करने से, कुछ चीज़ों को क्रैम करने से कुछ ना कुछ हद तक वो आपकी बेटर हो जाएगी। जब चीज़ें डेली प्रैक्टिस में आ जाएंगी उस वक्त तो डेफिनेटली वो बेटर हो जाएगी। इंग्लिश ऐसे इज समथिंग एल्स। उसमें आपके पास नॉलेज चाहिए, आपके पास रॉ मटेरियल का इकट्ठा होना चाहिए। सारा 16 साल तो हमने पढ़ लिए, उसमें कभी अखबार ही नहीं पढ़ी। 16 साल हमने पढ़ी है, 22 ज़िंदगी गुजार दी,
16 साल की एजुकेशन हासिल करने के बाद, यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचने के बाद हमने कभी किसी टॉपिक के ऊपर डिबेट करना पसंद नहीं की। जब भी हमने कभी भी डिबेट के ऊपर डिबेट करना चाही किसी भी टॉपिक के ऊपर, हमारी लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई। हम में ना सुनने की ताकत रही, हम में ना बोलने की ताकत रही, हम में ना जज़ब करने की ताकत रही, सारा सिस्टम ही ख़राब हो गया। हमारा जो ये वाला जो सेशन चलेगा जिसमें हम CSS की बातें करेंगे, जिसमें हम ये बातें करेंगे कि यार CSS को पास कैसे करना है, यार CSS को क्लियर करने के लिए जो हर्डल्स हैं उनको हमने अबूर कैसे करना है, यार एकेडमीज़ की कितनी ज़रूरत होती है, एक टीचर किस कदर रोल प्ले करता है। टीचर तो हर डिपार्टमेंट में, हर फील्ड के अंदर अपना अपना बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे वो कितना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, कितना करता है। इतनी ज़्यादा पैसे, एक मिडिल क्लास का बंदा अगर वो CSS करना चाहता हो, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या जो पुअर लोग हैं, उनमें से एक बच्चे के पास ख्वाहिश जन्म ले लेती है कि यार मैं कर सकता हूँ, मेरी दिल कर रहा है कि मैंने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम के अंदर जाना है और अपने आप को अपीयर करवाना है, तो वो अगर वो एकेडमी के पैसे नहीं दे सकता, तो फिर वो क्या करे, इतनी इन्वेस्टमेंट तो खुद पे कर ही नहीं सकता। तो वो अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए फिर उसको क्या करना चाहिए, ये हमारी जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा कि ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं और हम इसको क्लियर कैसे, हमें मटेरियल कहाँ से मिलेगा, हमारे पास जो मटेरियल है क्या वो इनफ है, हम अपने आप को पॉलिश कैसे कर सकते हैं, हमें अपने आप को पॉलिश करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, ये हमारा ट्यूटोरियल सेशन चलेगा। और होपफुली ये इंशाल्लाह रोज़ एक वीडियो की सूरत के अंदर चलेगा और आपकी बहुत सारी एम्बिग्विटीज़, बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर किया जाएगा। मैं अपनी ओपिनियन के मुताबिक या अपने कुछ दोस्तों की ओपिनियन के मुताबिक आपके उन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा जिसकी वजह से जो फेलियर की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इसके ऊपर हमारी डिटेल्ड डिस्कशन होती रहेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।